हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सोशियोलॉजी है यानी आपका समाजशास्त्र जो है उसकी 1 से लेकर पूरी 8 तक की यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप अपने कोई भी यूनिट के टॉपिक को पढ़ने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और पढ़िए। और देखिए स्टूडेंट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यू पैटर्न पर एग्ज़ाम होते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गांव एक है। तो गांव एक क्या है? देखिए यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन, देखिए जीवन विधि, दूसरा है अवधारणा, तीसरा है 1 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गांव जो है वो उसमें जीवन विधि और अवधारणा दोनों आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई। ये आप सभी लोग जानते भी नहीं होंगे और जो नहीं जानते थे अब आई होप कि अब नहीं भूलेगा आपको। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा नगर मुंबई। ये अक्सर ये पेपर में पूछ देता है और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना। यहाँ पे जनसंख्या नहीं रहेगा, जनगणना रहेगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव की कुल संख्या है। तो जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंग भारत में कुल कितने गांव हैं? तो 6 लाख से अधिक गांव हैं। याद रखिएगा, सोशियोलॉजी में अक्सर ये पेपर में पूछता है। फिर देखिए ग्रामीण नगरीय सत्य की अवधारणा का विकास किस देश में हुआ था? तो इसका विकास अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए अगला है, गांव और नगर केवल मात्रा का अंतर है। यानी गांव और नगर में सिर्फ मात्रा का ही अंतर है, मात्रा का ही फर्क है। ये कथन किसका है? किसने ये बात कही? तो देखिए मैकाइवर तथा पेज, आपका ऑप्शन नंबर 2 मैकाइवर तथा पेज ये समाजशास्त्री थे। इन्होंने ही कहा है कि गांव और नगर में सिर्फ मात्रा का ही फर्क है। और देखिए आपके यूनिट में ये सारा टॉपिक आता है आपके सिलेबस के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में, और सब मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। गांव के बारे में, नगर के बारे में, कस्बा के बारे में, सारी चीजें। अब देखिए अगला है, स्टडी इन हिंदू सोशल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी? अब देखिए यहाँ पर एक बुक का नाम दिया जा रहा है, ये स्टडी इन हिंदू सोशल थ्योरी। तो इस बुक के राइटर कौन है? तो ऑप्शन देखिए, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर केवल मोटवानी, कपूर साहनी, अगला है किंग्सले डेविस। तो इस बुक के जो राइटर हैं वो है केवल मोटवानी। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर बुक दे दी जाती है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में कि इस बुक के राइटर कौन है, और ये क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप उनको बहुत अच्छे से देखिएगा और याद रख लीजिएगा कि राइटर कौन है, वरना स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे मिस्टेक कर जाते हैं और नंबर भी कर जाते हैं। अब देखिए अगला है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो अब देखिए यहाँ पे दूसरी बुक दी जा रही है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये बुक है। अब इस बुक के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं रजनी कोठारी। तो रजनी कोठारी किस बुक के राइटर हैं? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, याद रखिएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, महिलाओं की साक्षरता दर के बारे में पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 64.06%। ये आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाता है। फिर देखिए अगला है, किसी व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। यानी किसी व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है, किससे होता है? उसके व्यवसाय से होता है, यानी उसका जो बिजनेस होता है उससे होता है। तो याद रखिए। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाली हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अपने बीए के सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स की मैं पूरी यूनिट्स को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसकी अलग से सारी वीडियोस उसमें ऐड कर दी है। बस आपको खोलना है, पढ़ना है, खोलिए और पढ़िए। और उसी के साथ साथ मैंने उन दोनों सब्जेक्ट्स के, किन सब्जेक्ट्स के? देखिए इंग्लिश लिटरेचर और
कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, इन दोनों के MCQ क्वेश्चन पर भी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, कई सारे वीडियोस हैं, चैनल पर विजिट कीजिए, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अक्सर वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी अगर पढ़ते हों तो आप बता दीजिएगा, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। अब देखिए, अगला है सभी शास्त्रों का जनक किस शास्त्र को कहा जाता है। जो सभी शास्त्र हैं, जैसे शास्त्र जानते हैं, जैसे राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये सारे जो ऐसे सब्जेक्ट हैं, तो इनका जनक किस शास्त्र को कहा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन भूगोल है, समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। तो समाजशास्त्र को सभी शास्त्रों का जनक कहा जाता है। अब देखिए, अगला है समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। अध्ययन क्षेत्र का क्या मतलब कि कहाँ कहाँ पर समाज शास्त्र के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन पहले समझिए, संपूर्ण समाज, दूसरा है भौगोलिक समाज, तीसरा है मानव समाज, चौथा है पशु समाज। यानी देखिए, ये सभी तो समाज आ गए, सभी से रिलेटेड मनुष्य जुड़े हैं, सभी से मनुष्य जुड़े हैं। तो इस संपूर्ण समाज का, यानी इन सभी समाजों का अध्ययन समाज शास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन संपूर्ण समाज करेक्ट है। अब देखिए, अगला है भारत में क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण है। तो भारत में क्षेत्रवाद का प्रमुख क्या कारण है। ऑप्शन देखिए, पहला है अग्रवाद, दूसरा है अशिक्षा, तीसरा है हिंसा, चौथा है असंतुलित क्षेत्रीय विकास। तो ऑप्शन नंबर 4 असंतुलित क्षेत्रीय विकास करेक्ट है। फिर देखिए, 13वां है भारत में महिलाओं की जागृति का कारण है। तो भारत में महिलाओं की जागृति के कारण देखिए, पहला है स्त्री शिक्षा, कि स्त्रियों की भी शिक्षा दिलाई जाने लगी, क्योंकि पहले के समाजों में मतलब स्त्री और पुरुष में बहुत ज़्यादा भेद देखा जाता था, अंतर देखा जाता था कि ये काम महिलाएं नहीं कर सकती, पुरुष ही सिर्फ करेंगे, वही पढ़ेंगे। तो लेकिन अब के समाज में हम देख सकते हैं कि लड़कियां भी बहुत आगे जा चुकी हैं, एकदम बहुत आगे, हर एक फील्ड में लड़कियां हमें आगे देखने को मिलती हैं। तो देखिए, ये आपका हो गया। दूसरा है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, तीसरा है समाज सुधार आंदोलन, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए गए हैं कि इनके हक के लिए, इनकी शिक्षा के लिए, इनकी स्वतंत्रता के लिए। तो ये सारे आंदोलन है, जो ये सारे कारण आप देख रहे हैं, ये सभी कारण है एक महिला की जागृति के लिए। तो उपर्युक्त सभी आपका करेक्ट होगा। फिर देखिए, अगला है निम्न में से कौन मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अब देखिए, पुस्तक का नाम है ये मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। अब इस बुक के राइटर कौन हैं। तो ऑप्शन देखिए, GS घुरिये, दूसरा है PH प्रभु, तीसरा है डॉक्टर AR देसाई, चौथा है डॉक्टर KM कपाड़िया। तो द मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के राइटर हैं डॉक्टर KM कपाड़िया। तो याद रखिएगा, जितने भी बुक्स के राइटर के नाम जो आ रहे हैं याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में दिया जाता है। देखिए, अब 15वां क्वेश्चन है सोशल चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया के लेखक कौन है। ये बुक का नाम है सोशल चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। तो इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं MS.A. राव। तो याद रखिएगा, इस बुक के राइटर कौन है, MS.A. राव हैं। उसके बाद देखिए, 16वां है भारत में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य कौन सा है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा जन्म दर है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, 17वां है भारत में महिलाओं का अनुपात कम होने का मूलभूत कारण है। तो क्या कारण है, देखिए, दहेज हत्या, महिलाओं पर अत्याचार, तीसरा है कन्या भ्रूण हत्या, चौथा है महिलाओं की असुरक्षा। तो कारण क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कन्या भ्रूण हत्या, ये आपका करेक्ट होगा। फिर देखिए, 18वां है भारतीय कृषक समाज की विशेषता है। तो भारतीय कृषक समाज की क्या विशेषता है, आधुनिकता, रूढ़िवादिता, गतिशीलता, ये सारी चीजें उसकी विशेषताएं हैं। किसकी, भारत के कृषक समाज की। ये सभी विशेषताएं हमें उस समाज में देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी करेक्ट है। अब देखिए, अगला है श्रम विभाजन का सिद्धांत किस समाजशास्त्री ने दिया। श्रम विभाजन का सिद्धांत जिसने दिया है वो समाजशास्त्री है कार्ल मार्क्स। और देखिए स्टूडेंट्स, ये सिद्धांत भी मैं करवा चुकी हूँ। आपका जो परिवर्तन का सिद्धांत है, उद्विकास का सिद्धांत है, उन्हीं सब वीडियोस को आप देखिएगा प्लेलिस्ट के अंदर, उसी में आपको कार्ल मार्क्स का भी सिद्धांत मिलेगा देखने के लिए। तो
तो हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट्स के अंदर का एक एक टॉपिक पूरा नोट्स के साथ कंप्लीट करवा दिया है। बस आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है, पढ़ना है और पढ़िए। आप देखिए, पूर्व की इटालियन किस भाषा को कहा जाता है? पूर्व की इटालियन, तो पूर्व की इटालियन तेलुगु भाषा को कहा जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूरे के पूरे दिए जा सकते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं आपके अभी सोशियोलॉजी के और भी वीडियोज इस तरह की अपलोड करूंगी, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।